गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों, एंड अ वार्म वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग थर्ड सेशन करने वाले हैं, थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे फटाफट से सेटल हो जाओ, तो शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। सुप्रभात, सुप्रभात बच्चे। आप सारे आसपास, मतलब जैसे रायबरेली पाठशाला है या नरनौल पाठशाला है, तो आप सारे बच्चे पास में ही रहते हो या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रैवल करके दूर से भी आते हैं? दूर से आते हो? स्क्रीन भी रुक गई? अच्छा अच्छा, कहाँ मतलब कितना, 15-15 मिनट, 15-20 मिनट, या कैसे, मतलब आधा आधा घंटा कैसे? चलिए चलिए ठीक। 2 घंटे का डिस्टेंस? अरे यार, तो काफी ज्यादा हो जाता होगा 2 घंटे। कहाँ से आप, अलीगढ़ पाठशाला बेटा? अच्छा, हाथरस से आप ट्रेवल करते हो? ओके। तो कैसे आते हो बच्चे फिर आप? ट्रेन से आते हो? तो इस टाइम पे, जैसे क्लास के टाइम पे ट्रेन मिल जाती है आपको, मतलब सुबह वहां कितने बजे से निकलते? अच्छा, और यहाँ पे कितने बजे पहुंचाती फिर? 8 o'clock? अच्छा। और जाते वक्त क्या रहता है फिर? चलिए चलिए। थोड़ा सा है तो ट्रैवलिंग में थोड़ा समय तो जा रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं तुम सारे बच्चों ने कल का डिस्क, बोलिए बेटा। थर्मल कैपेसिटी का? ठीक है, बता दो। हाँ बोलिए। याद तो नहीं है बच्चों, मैंने होमवर्क दिया था क्या कल कुछ? डीपीपी 1 दी थी? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिया, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आ गया। डीपीपी 1 बच्चों, मैंने आखिरी वाली स्लाइड पे होमवर्क लिखा था। यस यस, क्लास में नहीं बोला था। ठीक ठीक ठीक, याद आ गया। कितने बच्चों ने कर लिया था डीपीपी 1 कंप्लीट? कितने बच्चों ने कर लिया, हाथ उठाओ एक बार। कहाँ कहाँ नहीं मिला डीपीपी? मेंशन नहीं है स्लाइड पे? मेंशनड है, पीडीएफ में मेंशनड है बेटा। मुझे याद आ गया, मैंने होमवर्क। अच्छा, लेक्चर प्लान में बता देता हूं आपको। पहले यूनिट एंड, तो मैं बता देता हूं आपको। पहले यूनिट एंड डायमेंशन होगा, उसके बाद बेसिक मैथ्स होगी, ऐसा होगा। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स। ठीक है। और डीपीपी जिन लोगों को नहीं मिली है बच्चों, ठीक है, डीपीपी का कराते हैं, आपको मिल जाएगी। अच्छा, ऐप पे एक्सेस होगा ना डीपीपी का? ऐप पे तो मिल मिल गई होगी, ऐप पे भी नहीं मिली? ऐप पे एक्सेस नहीं है? ठीक है, तो आपका बैच अभी आज बुधवार है ना, मंडे को शुरू हुआ है ना। चलिए एक आध दिन और वेट कर लेते हैं, तो एक्सेस तो हो जाना चाहिए। मैं बोल देता हूँ आगे, नहीं हुआ होगा तो एक्सेस आपको मिल जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बोलिए बेटा। हाँ, मैंने सही किया बच्चे, अब नहीं होगा। अगर फिर से होता है तो आप बताना, मैं सही कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने सही किया जस्ट। नहीं होना चाहिए, होता है तो आप बताना, फिर से मैं कर दूंगा उसको। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था बच्चों आपको कि अभी आपको अगर एक्सेस नहीं मिला है, घबराओ मत, मंडे को ही बैच शुरू हुआ है। आज वेनेसडे है।
करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं आज ऊपर बोल दूंगा आप लोगों को, तो जिनका भी एक्सेस नहीं है वो जल्दी जल्दी मिल जाएगा। तो मैं डीपीपी 1 बच्चों आप पिछली क्लास के बेसिस पे कर सकते हैं। तो जिनके पास एक्सेस है, जो डीपीपी देख सकते हैं, वो डीपीपी 1 कर लेना। मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं। जब मुझे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप सब सारे बच्चों को एक्सेस मिल गया है, सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा, बैच का एक्सेस मिल गया है, डीपीपी नहीं अपलोड हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डीपीपी सब सारे बच्चों को बैच का एक्सेस तो है ना? ठीक है, डीपीपीज नहीं अपलोड हुई है, यही समस्या है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, अपलोड हो जाएंगे बच्चे, मैं बोल दूंगा उनको। तो परेशान मत हो, जब तक सारे बच्चों को डीपीपीज नहीं मिल जाती तब तक हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। जब अपलोड हो जाएंगी उसके बाद भी मैं 1-2 दिन का समय दूंगा आपको कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, परेशान मत हो। हाँ, एक चलो बच्चों, एक थर्मल कैपेसिटी का बच्चे ने एक पूछा है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कैसे निकालना होगा थर्मल कैपेसिटी। बच्चों थर्मल कैपेसिटी कोई आप में से बच्चा जानता हो फॉर्मूला थर्मल कैपेसिटी का क्या होता है, कैसे होता है? बोलिए बेटा। Q बराबर mc डेल्टा टी, बहुत बढ़िया। इसमें क्या चीज बेटा थर्मल कैपेसिटी है? इसमें फॉर्मूला तो आपने एकदम सही बताया है। थर्मल कैपेसिटी इनमें से क्या है, मतलब क्या चीज थर्मल कैपेसिटी है? Q थर्मल कैपेसिटी है, mc थर्मल कैपेसिटी है। बोलिए बेटा क्या थर्मल कैपेसिटी है इसमें से? Q तो हीट है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं समझाता हूं। m हो गया मास, ठीक है। C हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी बोल दो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दो, ठीक है। और डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट कैपेसिटी होती है बच्चों, ये थर्मल कैपेसिटी होती है एक पूरे मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी बच्चे ने सही बोला था कि जो एमसी है वो हीट कैपेसिटी है। एमसी ही बच्चों हीट कैपेसिटी है। तो एमसी की जगह मैं लिख देता हूं हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। एमटी हीट, एमसी हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी का अगर आपको फॉर्मूला बनाना होगा तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा हीट अपॉन डेल्टा टी। बच्चों कल मैंने आपको बताया था, वैसे शायद किसी बच्चे को याद हो, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला या हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अगर किसी बच्चे को याद हो तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हाँ, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कोई भी किसी भी टाइप काइनेटिक, पोटेंशियल, मैग्नेटिक, सारे एनर्जी के डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होते हैं। तो यहां पे रख देना बच्चों। डेल्टा टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस का? टी। टेम्परेचर के डायमेंशन बच्चों दो ऑप्शन है, एक तो टी हो जाए टेम्परेचर का डायमेंशन, या के या थीटा हो जाए। क्या सही होगा तुम लोग के हिसाब से? ये सही है बेटा। ये किसके डायमेंशन होते हैं? टाइम का। गड़बड़ नहीं कर देना है ना। टेम्परेचर और टाइम दोनों टी से शुरू होते हैं, लेकिन बेटा थोड़े छोटी सी चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मुझे हीट कैपेसिटी का सारे बच्चे एक बार डायमेंशन बता दो। कोई भी एक बच्चा हीट कैपेसिटी का डायमेंशन बता दे। वेरी गुड, ये बन जाएगा बच्चों ml2 T-2। ये तो हीट का हो गया, है ना, एनर्जी का हो गया। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस तो थीटा होता है या के होता है, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। तो जैसे मान लो मैं के लिख देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा ml2T-2 K-1। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल मैंने आपको डायमेंशनल, क्या बेटा? एंगल का? चलो एंगल का तो तुम लोग बता दो, कोई तुम में से बता देगा एंगल का।
चलेगा। ब्लैक का मतलब ना वो एम पे डिपेंड कर रहा है, ना एल पे, ना टी पे। या तो आप M0 L0 T0 A0 सब लिख दो, या फिर ब्लैकेट बना दो, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, चलेगा। कुछ नहीं, ब्लैंक कुछ नहीं, दोनों लिख सकते हैं। M0 L0 T0, अगर वैसे तो आपका सब्जेक्टिव तो पेपर आएगा नहीं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको लिखना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ब्लैंक भी सही है। ब्लैंक का मतलब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ चलेगा, ठीक है। अब तुम्हें ऑप्शन ऐसे नहीं देगा कि ये भी दे दे और ये भी दे दे, ऐसा नहीं देगा। अगर ऐसा देगा तो फिर मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा, फिर वो अलग तरीके से ऑप्शन बनाएगा, बट दोनों ही सही है। बोलिए बेटा। हाँ, स्टीफेंस कांस्टेंट, देखो ये सब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, चूंकि तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए ई सिग्मा टी के पावर 4, ये होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो एमिसिविटी तो रेशियो है बेटा, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये रेशियो होती है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर अपॉन ए टी के पावर 4, ठीक है। ए मतलब एरिया हो गया, ए मतलब एरिया हो गया, टी मतलब टेम्परेचर हो गया। अब कर लोगे बेटा, पी मतलब पावर हो गया, ठीक है। तो ये है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आप लोग जानते नहीं होगे ना, ये पढ़ोगे अभी रेडिएशन जब पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म चल, अब बोलिए बेटा। वेट और मास में, ठीक है, कोई बच्चा बताना चाहेगा बेटा वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, या दोनों सेम होते हैं? क्या बच्चों तुम्हें भी दूसरी आवाज आ रही है? तुम लोग को दूसरी आवाजें भी आ रही है क्या बच्चे, दूसरे क्लास की, या मुझी को आ रही है? आगरा पाठशाला, तुम लोग मेरी क्लास के अलावा कोई और क्लास लगा रखे हो क्या भाई? दो दो क्लासेस पढ़ रहे हो साथ में, दो फिजिक्स वाले मास्टर एक साथ पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा। जी जी मैम, प्लीज करवा दीजिए उसको। हाँ, तब तक के लिए माइक म्यूट करवा दीजिए मैम अपना, आगरा वाला। हाँ हाँ, वेट और मास में एक बच्चे ने मुझसे अंतर पूछा है, तो कोई बच्चा, हाँ। मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड। और दूसरा क्या बताया बच्चे, वेट आपने? वेरी गुड। जितना ग्रेविटेशनल पुल लगता है वो वेट होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास होता है, ठीक है। चल, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ऐसा बोलना ठीक। हाँ, वेट बराबर mg, मतलब उसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट बन जाता है, यही बोल रहे हो बेटा ना? चेंज होता रहता है ना। जैसे अर्थ पे वेट अलग होगा, मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, लेकिन मास हर जगह सेम रहेगा, यही बताना चाह रहे थे आप, ठीक है। तो बच्चों कल हम लोगों ने, अगर तुम लोग को याद हो, लास्ट वाला टॉपिक जो हम लोगों ने किया था वो भी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ही था। तुम लोग को बच्चों याद है लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था? क्या किसी बच्चे को याद है? क्या था बेटा? यूनिट कन्वर्जन। ये एक पहला एप्लीकेशन था बच्चों, किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। क्या बच्चों मैंने आपको बोला था n इंटू यू, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब n1 u1 बराबर n2 u2 होगा, बताया था बच्चों ये, ठीक है। अगर आप यूनिट चेंज कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। या हम लोग ऐसा बोले बच्चों, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि nu बराबर कांस्टेंट, ठीक है। ये सर ये कैसे लिख दिया nu बराबर कांस्टेंट? जैसे बच्चों ये n1 u1 बराबर n2 u2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं nu बराबर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे P1 V1, बेटा P1 V1 बराबर P2 V2 लिखते हो ना आप,
तो इसमें क्या ये कैसे आता है, जब पीवी बराबर कांस्टेंट है ना, तो उसी तरीके से N1 U1 बराबर N2 U2 है, तो इसका मतलब NU बराबर कांस्टेंट है। N और U का प्रोडक्ट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं बोलूं 5 किलो शक्कर ले लो, 5000 ग्राम शक्कर ले लो, या 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो, या 300 केल्विन टेम्परेचर ले लो, तो टेम्परेचर तो वही रहा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों NU बराबर कांस्टेंट। आप समझ रहे हो शायद, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो या 300 केल्विन टेम्परेचर ले लो, है तो वो टेम्परेचर ही ना, तो NU बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इस पे हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज आप लोग को एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन समझाता हूं मैं, होमोजेनिटी। बोलिए बेटा। okay. कोई बच्चा मेरी मदद करना थोड़ा सा इसमें। इन्होंने पूछा कि सर आप NU का ग्राफ एक बार बता दीजिए। मैं बता देता हूं NU का ग्राफ। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और U मतलब यूनिट। बच्चों इसको देख लो, हालांकि जब बेसिक मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा तब ये बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसिक मैथ्स नहीं किया है, तो बस मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जब भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट बच्चों बोला कि कांस्टेंट हो, जब भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट बोला जाए, है ना, जैसे यहां पे XY बराबर कांस्टेंट हो जाए, या NU बराबर कांस्टेंट हो जाए, या बेटा कुछ और दे दे आपको, PV बराबर कांस्टेंट हो जाए, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट बोल दे और बोले उनके बीच में ग्राफ खींच दो, PV कांस्टेंट और PV के बीच में ग्राफ, तो कैसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका जिन्होंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आंसर दिया है? शाबाना जी, बहुत बढ़िया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। खैर आपको इतना टेक्निकल टर्म याद करने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है बच्चों, नहीं याद रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ग्राफ पूछे NU का, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। अब आपके पास क्वेश्चन में कैसे आएगा, चार ऑप्शन बना देगा, चार ग्राफ बना देगा, तो आपको ये पिक करना होगा। नाम अगर नहीं याद रहता है तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई बात नहीं, बस पता होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है बेटा, ठीक है। जब अभी मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, अगर ये ग्राफ नहीं पता है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा तब इस टाइप के सारे ग्राफ बताऊंगा कि x, जैसे यहां पे तो NU बराबर कांस्टेंट, तो बच्चों N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U हो जाएगा ना। वैसे N अगर मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर y है तो क्या होगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के तो क्या होगा, ये सारे ग्राफ बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं अभी पता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स के बाद आप सारे ग्राफ खुद ब खुद ड्रॉ करना सीख जाओगे। कैसे भी देख लो बच्चे, आप चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब यही कह रहा हूं ना, एक्सिस चेंज कर दें तो। हाँ, NU और U, NU वर्सेस U, ठीक है। तो NU बच्चों तो मैंने बताया ना आपको, देखो NU बराबर कांस्टेंट है, तो ये अगर आप खींचोगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट ही है ना, समझ रहे हो बेटा आप, जिनका भी डाउट था ये, NU तो कांस्टेंट है ना, तो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप NU वर्सेस U ड्रॉ करोगे, NU वर्सेस N ड्रॉ करो या NU वर्सेस U ड्रॉ करो, कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा। फिर मैं बताता हूं क्या आएगा, ऐसा आएगा बेटा। हाँ, NU वर्सेस U या NU वर्सेस N, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि NU कांस्टेंट है ना। देखो यही मैं आपको समझा रहा था कि NU कांस्टेंट है तो NU चेंज नहीं होगा। अगर UN खींचेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और NU वर्सेस N खींचो या NU वर्सेस U खींचो तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आओ बच्चों, बात करते हैं होमोजेनिटी की, ठीक है। तो लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था NU N1 U1 बराबर N2 U2, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये बच्चों पहला एप्लीकेशन था किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। अब जो पढ़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो होमोजेनिटी है, सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है। चलो क्या कहता है ये स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसके बारे में बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बोलता है बच्चों जैसे दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जोड़ी जाए या घटाई जाए, जैसे मैं तुमको बोल दूं A बराबर
बी प्लस सी, मैं आपको बोल दूं ए बराबर बी प्लस सी, ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी बोल दूं, या मैं आपको बोल दूं बेटा एक और लिख दूं कि ए बराबर बी प्लस सी माइनस डी, मतलब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जोड़ी जाएं, घटाई जाएं, या जोड़ी घटाएं दोनों जाएं। जैसे पहले वाले मैंने आपको बता दिया केवल जोड़ रहे हैं, दूसरे वाले में मैंने बता दिया कि जोड़ घटा साथ में रहे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, केवल सब्ट्रैक्शन हो, या एडिशन सब्ट्रैक्शन का मिक्स हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो जो क्वांटिटीज जुड़ रही हैं और जोड़ने के बाद जो आ रहा है, ठीक है, जो क्वांटिटीज जुड़ या घट रही हैं और जुड़ने घटने के बाद जो आ रहा है, इन सब के यूनिट और डायमेंशन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी माइनस डी, कुछ भी ऐसा है, तो ए बी एंड सी विल हैव सेम डायमेंशंस। बच्चों आप लिखो मत, अभी मेरी बात सुन लो, फिर मैं आप लोगों को ना लिखने का समय दूंगा, बस अभी आप सुन लो, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, फिर मैं आपको लिखने का समय दूंगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी जोड़ी जाए या घटाई जाए, या जोड़ने घटाने के बाद जो मिले, जोड़ी जाए या घटाई जाए, या जोड़ने घटाने के बाद जो मिल रहा है, उन सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा है, इसके लिए अगर इसकी बात की जाएगी बच्चों, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी चारों के डायमेंशंस सेम होंगे या यूनिट्स सेम होंगी। कैसे सर, कैसे मतलब हुआ इसका, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो बच्चों मैं तुमसे बोलूं 10 किलो में 5 किलो जोड़ दो, कितना आंसर करोगे बोलो। 10 किलो में 5 किलो जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 केजीज आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों कि 30 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देखो बेटा आपने दो क्वांटिटीज को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो मिल रहा है, तो आपने केजी केजी जोड़ा, मिला केजी, डिग्री सेल्सियस घटाया, मिला डिग्री सेल्सियस। तो जो घटा रहे हो या जो जोड़ रहे हो, जो जोड़ रहे हो या जो घटा रहे हो, उनका जो जुड़ने वालों का यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वही फाइनल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। जैसे 5 किलो में 10 किलो जोड़ोगे तो 15 किलो ही मिलेगा तुमको, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस घटाओगे तो 25 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, ठीक है। बच्चों कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे मैं तुम लोगों को कहूं, एक चीज तुम लोगों से बोलूं, सारे बच्चे आंसर करना इसका। अगर मैं तुमसे कहूं 10 किलो में 2 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो, क्या बच्चों ये पॉसिबल है या नहीं है। ये आप कहोगे सर ये क्या मतलब, क्या बोल रहे हो आप, कोई सेंस होता है क्या सर इस बात का, केजी में डिग्री सेल्सियस कैसे जोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल। अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 किलो में से आप 3 लीटर घटा दो, क्या बच्चों ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब बच्चों जो भी क्वांटिटी जुड़ रही होंगी, जुड़ने वालों के भी डायमेंशन सेम होंगे, और वो डायमेंशन वही होंगे जो इसका डायमेंशन होगा या यूनिट होगी। तीन क्वांटिटीज जुड़ घट रहे हैं, तो इन तीनों क्वांटिटीज के सेम यूनिट होंगी, और जो मिलेगा उसकी भी यूनिट या डायमेंशन सेम रहेंगे। समझ पा रहे हो, मैं 4 किलोमीटर पर आवर में 2 किलोमीटर पर आवर को जोड़ दूंगा और 1 किलोमीटर पर आवर को घटा दूंगा, तो क्या बच्चों ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बताओ। पॉसिबल है, और आंसर मुझे किस में मिलेगा बताओ, यूनिट क्या रहेगी जो आंसर मिलेगा, किलोमीटर पर आवर। तो जो जुड़ या घट रही हैं उनकी यूनिट, जो मिल रहा है उनकी यूनिट बराबर होंगी, सेम होंगी, बराबर मतलब सेम होंगी, ठीक है। उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, जो इसके डायमेंशन वही इसके डायमेंशन, वही इसके डायमेंशन, और जो मिलेगा वही उसके भी डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज चेंज कर दी, मान लो मैं किलोमीटर पर आवर मैं चेंज कर दूं, है ना, तो 4 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 मीटर क्यूब, तो कुछ भी नहीं, ये कोई सेंस ही नहीं बनता, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जुड़ रही हो, घट रही हो, या जुड़ घट रही हो साथ साथ, है ना, ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस दोनों हो रहे हो, तो जो क्वांटिटीज जुड़ घट रही हैं और जो जुड़ने घटने के बाद मिलेगा, उन सबके डायमेंशन सेम रहेंगे। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई है, बोलो, सारे बच्चों को समझ में आई है।
ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आप ना, मैं आपको बता दूं, इतनी चीजें आप नोट कर लो पहले, ठीक है। क्या क्या नोट करना है, ये जो मैं ग्रीन ब्रैकेट में बंद किया है ये नोट करो, ठीक है। सबसे पहले गुड, हाँ हाँ लिख लो आराम से। ए बी एंड सी विल हैव सेम डायमेंशंस। उसके बाद बच्चों चारों एग्जांपल लिख लेना। पहले दो में लिख लेना पॉसिबल, बाकी वाले दो में लिखना नॉट पॉसिबल, डज नॉट मेक सेंस और नॉट पॉसिबल। पहले दो में लिखना पॉसिबल और लिखना कि तीनों के डायमेंशन सेम है। बाकी दो एग्जांपल्स में लिखना नॉट पॉसिबल और डज नॉट मेक सेंस। हो जाए तो बता देना, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे। तुम लोग को आइडिया होगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ओके, हाँ हाँ लीजिए समझ लीजिए। ओके, ठीक। बच्चों सबने लिख लिया, एक बार हाथ उठाइए। सबने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए, बता दीजिए कर लिया है तो। ठीक ठीक ठीक, गुड। अब बच्चों आप लिखना बंद करिए, थोड़ी देर समझिए। बिल्कुल नहीं लिखना है, आप समझना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं लिखना है बच्चों, आप समझेंगे थोड़ी देर। अब एक ये क्वेश्चन दिया गया है कि s बराबर ए टी प्लस बी बाई टी स्क्वायर प्लस सी, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। और थोड़ी सी बच्चों इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, वेयर s मींस डिस्प्लेसमेंट, t मींस टाइम। ये भी बता दिया गया बच्चों। देखो ए बी सी तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, ए बी सी और एस और टी। तो ए बी सी तो आपको निकालना है, तो टी को बता दिया गया कि टी टाइम है और एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये आपके पास इतनी जानकारी है। अब एबीसी के डायमेंशंस निकालने हैं। मुझे ये बताओ बच्चों, जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये चीज डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे थोड़ा सा सारे बच्चे सोच के बताना एटी क्या होगा, ये चीज क्या होगी। अगर एस डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होगा, या इसके डायमेंशंस क्या होंगे। इस पूरी चीज के बच्चे, ये इसके डायमेंशन एल हैं, तो ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया ना, ये पूरी चीज, इसके डायमेंशन क्या होंगे, एल माइनस वन, एल ही होगा। अगर ये मीटर में है बेटा तो इसको तो मीटर होना ही पड़ेगा ना। अब अगर ये मीटर है बच्चों तो ये बी बाई टी स्क्वायर, ये पूरी चीज क्या होगी, ये भी मीटर होगी, मतलब इसके भी डायमेंशन एल होंगे। और अगर ये एल है बेटा तो ये बता दो ये चीज क्या होगी, ये भी मीटर होगी, इसके भी डायमेंशन एल होंगे, बोलो। अब बच्चों ये फिर से एक बार बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये मीटर है तो इसको भी मीटर होना पड़ेगा, इसको भी मीटर होना पड़ेगा, इसको भी मीटर होना पड़ेगा। अगर ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर हो गया, या ये मीटर ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये मीटर है ये किलोग्राम हो गया, तो फिर इस इक्वेशन का कोई सेंस नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये सब मतलब s बराबर ए टी प्लस बी बाई टी स्क्वायर प्लस सी, मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये भी मीटर रहा होगा, ये भी मीटर रहा होगा, ये भी मीटर रहा होगा, इसके भी डायमेंशन एल होंगे, इसके भी डायमेंशन एल होंगे, इसके भी डायमेंशन एल होंगे, बोलो सही है। समझ में आ रही है बात। तो अब मुझे बता दो सी के डायमेंशन क्या होंगे बेटा, सी के डायमेंशन बोलो जल्दी से। एल होंगे, बिल्कुल सही है, सी के डायमेंशन एल होंगे। बी बाई टी स्क्वायर, इस पूरी चीज के डायमेंशन क्या है बेटा, बी बाई टी स्क्वायर एल है। और तो बी के डायमेंशन क्या होंगे बच्चों, टी स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल टी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो।
अब एक और देखो, 80 80 के डायमेंशन किसके बराबर है बोलो? L के बराबर है। तो बेटा A की डायमेंशन निकालोगे तो L डिवाइडेड बाई T होगा, तो A के डायमेंशन LT माइनस 1 हो जाएंगे। बोलो बच्चों, समझ में आई ये बात? ठीक है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कि अगर दो क्वांटिटीज जुड़ रही हो या दो क्वांटिटीज घट रही हो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जुड़ घट रही हो एक साथ, तो हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन सेम रहेंगे और जो मिलेगा उसके भी डायमेंशन सेम रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा बच्चों याद रख लेना। ये एक एग्जांपल हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप सारे बच्चे, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसको सॉल्व आपको करना है खुद से। ये समझ में आ गया? किसी को इसमें तकलीफ हो तो पूछ लो, बोलिए। क्यों बेटा, किसके डायमेंशन? कैसे बच्चे, कैसे कैसे लग रहा है आपको अल्टीमेट? क्लियर हुआ या मैं बताऊं? नहीं समझ में आया? कौन सा वाला हिस्सा? क्या नहीं समझ में आया बेटा? अरे कोई ऐसे मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया तुमको? क्यों, कहां ध्यान था बेटा तुम्हारा? चलो अच्छा ये बताओ, किलोग्राम में डिग्री सेल्सियस, माइक रखना अपने पास, किलोग्राम में डिग्री सेल्सियस जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? मीटर में मीटर जोड़ सकते हो? तो अगर मीटर में मीटर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आंसर? तो अगर ये बेटा मीटर है तो ये क्या रहा होगा बोलो? और ये क्या रहा होगा? और ये भी मीटर के मतलब, मीटर मतलब लेंथ। ठीक है, तो इसके डायमेंशन लेंथ हो गए होंगे, इस पूरी चीज के भी डायमेंशन लेंथ होंगे, 80 के डायमेंशन भी लेंथ होंगे, तभी तो लेंथ मिला होगा, है ना? जब ये मीटर 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 जुड़ेंगे तभी तो मीटर मिलेगा। तो ये भी मीटर रहा होगा, ये भी मीटर रहा होगा, ये भी मीटर रहा होगा, तो सी मीटर है चूंकि लेंथ, तो सीधा सीधा आ जाएगा। बी बाई टी स्क्वायर लेंथ है तो बी बाई टी स्क्वायर लेंथ है, टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर बी के डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बचता है फिर? 80, 80 भी लेंथ रहा होगा तो कहां ये कौन सी गणित कौन सा क्या कर रहे हो बेटा? कैसे क्या करना चाहते हो? मतलब बी टी के पावर माइनस टू ऐसा लिख दूं बराबर एल, ऐसा बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? या आप ऐसा बोल रहे हो कि बी टी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी टी एल टी माइनस टू ऐसा हो जाएगा? अरे भैया क्या बोल रहे हो बच्चे? 2/5 बराबर, मान लो x है ना? तो 2 बराबर 5x तो होगा ना, इधर मल्टीप्लाई करोगे ना 5, या 5 की पावर -1 करके मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना बेटा? बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? एल टी स्क्वायर होगा बेटा। हाँ, क्लियर है ना? देखो ऐसी ऐसी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तकलीफ है क्या तुम लोग को? हाँ बोलिए, आगे बढ़े, अगला सवाल करें, बोलो जल्दी से। ठीक, देखो बच्चों आंसर मत बताना, देखो कई सारे तुम में से बच्चे होंगे जो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कुछ बच्चे होंगे तो थोड़ा सा समय लेंगे, तो आंसर मत बताइए, बस इतना बताइए सर हो गया है, आंसर कोई नहीं बताएगा। ओके ओके, गुड 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 गुड। बेटा आंसर मत बताइएगा, अरे मैं कह रहा हूं आंसर मत बताइएगा।
बाकी सब लोग भी अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। ओके, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठाना बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? अरे वाह, काफी सारे बच्चों ने कर लिया। ठीक है, मैं समझाता हूं बच्चों, जिन लोग जो लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, आप इधर समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि f बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर टी इज टाइम द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर। तो बच्चों अगर ये पूरी चीज फोर्स है, ठीक है, तो ये पूरी चीज 80 के डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होंगे बोलो? किसके? अगर ये फोर्स है बेटा तो ये क्या होगा बोलो? फोर्स के डायमेंशन होंगे। न्यूटन के साथ ही न्यूटन ऐड हो सकता है ना? तो अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, यानी फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों? MLT-2। सही है। तो मुझे ए चाहिए तो बेटा टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा MLT-2 और टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा क्या ए की वैल्यू जो होगी वो MLT के -3 हो जाएगी? बोलो सही लिखा है क्या? ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले टर्म पे आ जाओ। दूसरे वाले टर्म में बोला है बी टी स्क्वायर। इस पूरी चीज के डायमेंशन भी बेटा फोर्स के डायमेंशन के बराबर ही होंगे, तो मैं यहां पे भी लिख दूंगा फिर से बी टी स्क्वायर बराबर MLT-2। ठीक है, यहां से देखो b बराबर क्या आ जाएगा? MLT-2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सही है क्या? तो ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा बताओ बेटा? ML, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। कितने बच्चों ने सही कर लिया था? एक बार हाथ उठा दो। कितने बच्चों ने सही कर लिया था? हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों जिनका गड़बड़ था अभी समझ में आ गया है? नोट कर लो फटाफट से, फिर अगला सवाल करेंगे। बोलिए बेटा। ए में ऐड कर देना चाहिए, पर ऐड क्यों करेंगे आप? हाँ, वो आपका एक दूसरा तरीका हो गया सोचने का। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में, आपने एक्चुअली दिमाग में कैलकुलेशन करी है ना? तो प्रॉपर तरीका यही है, बाकी आप दिमाग में जैसा कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो। बच्चों अगला सवाल करें फिर इसी पे? ठीक है, ये बच्चों देखो, ये सवाल शायद तुम में से कुछ बच्चों ने किया हो, जो नहीं किया है ऑनेस्टली अटेम्प्ट देना इसको। ठीक है, और आंसर मत बताना, आंसर मत बताना, बस इतना बोल देना हो गया, अगर हो जाए तो। जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसी पे बेस्ड है। हाँ, आंसर मत बताना बच्चों, जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, गुड। समय लीजिए बच्चों, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ हाँ, आराम से।
ओके ओके ओके, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? बच्चों एक बार हाथ उठाना, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, 10-15 सेकंड और वेट करेंगे बच्चों, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। ओके ठीक है बच्चों, इधर देखो जरा, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं अब बच्चों रुक जाइए, आप देखिए, थोड़ा सा मैच करिए कि अगर आप सही ट्रैक पे होंगे, सही रास्ते पे होंगे तो फिर सही है आपका, नहीं तो फिर जहां पे गड़बड़ हुई है समझो। बच्चों ये बोला गया कि ये v, वेरी गुड, ये v वेलोसिटी है। अगर बच्चों ये वेलोसिटी है तो इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा और इस पूरी चीज को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी है तो ये भी स्पीड होगी, अगर ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। तो बच्चों मुझे एक चीज बता दो, AT के डायमेंशंस क्या होंगे? अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, बोलो क्या LT-1 होगा? ये तुम्हारे डायमेंशंस है स्पीड के या वेलोसिटी के? तो बच्चों टी की वैल्यू जो, सॉरी ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो जो ए की वैल्यू होगी वो होगी LT-1 और डिवाइडेड बाई टी करना पड़ेगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? LT-2। ठीक है, तो LT-2 पहला ही ऑप्शन है बेटा, बाकी तो सब गलत हो गए। पहला ए निकालने के बाद ही आप आंसर मार्क कर सकते थे, ए ऑप्शन। कितने बच्चों ने निकाल लिया था वैसे ए ऑप्शन? हाथ उठाओ जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद लेकिन बच्चों हम चूंकि हम लोग समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें एक और थोड़ी सी अच्छी चीज सिखाएगा, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अब बच्चों ये हम लोगों ने पता कर लिया कि ए की LT-2 होगा। दूसरे वाले ब्रैकेट पे देखो तो उसमें लिखा है B डिवाइडेड बाई T प्लस C। इस पूरी चीज के डायमेंशन बच्चों LT-1 होगा, बोलो मानते हो या नहीं? क्योंकि ये पूरी चीज वेलोसिटी है ना, तो इसके भी डायमेंशन LT-1 होंगे। अच्छा, अब कैसे निकाले सर? इसमें तो बी और सी दो चीज फंस गया, हमेशा तो एक ही चीज फंसती थी, निकाल लेते थे। बी सी कैसे क्या किया जाए? तो देखो बेटा एक चीज समझो, यहां पे टाइम के साथ सी जुड़ रहा है ना, तो सी के डायमेंशन क्या होने चाहिए बोलो? किसके? टाइम के टाइम जो सी के डायमेंशन होंगे बच्चे, वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होंगे। इसका लॉजिक कोई एक्सप्लेन करना चाहे क्यों? हाँ बच्चों, अगर सी टाइम के साथ जुड़ रहा है तो ये भी तो टाइम ही होगा ना, तभी तो जोड़ पाओगे। ठीक है, इसके डायमेंशन सेम होना चाहिए, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। तो सी के डायमेंशन भी टाइम के बराबर होने चाहिए। अब बच्चों एक चीज ध्यान सुनना, अगर टाइम में टाइम को जोड़ोगे तो जो नई चीज मिलेगी वो भी तो बेटा टाइम ही होगी। नहीं समझ में आया? सेकंड 5 सेकंड में 5 सेकंड जोड़ो या 10 सेकंड जोड़ोगे तो 15 सेकंड मिलेगा, तो टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम ही मिलेगा। तो सी प्लस टी इसके भी डायमेंशन बच्चे किसके बराबर होंगे? टाइम के डायमेंशन के बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, देखो जरा, b बराबर क्या हो जाएगा? LT-1 इंटू टी। ठीक है, तो ये केवल L बचेगा तुम्हारे पास, है ना? तो सारे आ गए बच्चों, सी टी होगा, बी एल होगा और ए LT-2 होगा। तो ए और बी तुम्हारा एल के बराबर होगा और सी टी के बराबर होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक बार फिर से हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने सही मार लिया था इसको, ऑप्शन ए? ठीक, वेरी गुड। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मुझे बता दो, क्या बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको समझ में आया है या नहीं आया है? वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आपसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लो आप, होमोजेनिटी से ही रिलेटेड है। क्या सर? देखो बच्चों, अगर दो क्वांटिटीज जुड़ रही हैं, मतलब ए बराबर मैं लिख दूं बी प्लस सी, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए बी सी तीनों के डायमेंशंस क्या रहेंगे बच्चों? अरे बाप रे, ये कौन है? ए बराबर बी प्लस सी है,
तो ए बी और सी तीनों के डायमेंशंस क्या रहेंगे, बोलो बेटा, सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा लेकिन बच्चों ट्रू नहीं है, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब क्या कि अगर बी और सी के डायमेंशन सेम है तो आप हमेशा उनको जोड़ पाओगे, ऐसा कहना गलत है। इफ बी एंड सी हैव सेम डायमेंशंस, वी मे और मे नॉट ऐड देम, मे और मे नॉट ऐड। कैसे सर, कोई एग्जांपल? मैं बताता हूं बच्चे। आप जैसे देखो टॉर्क, शायद तुम में से बच्चों को पता हो कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बच्चों जानते हो ये टॉर्क, फोर्स? तो टॉर्क के जो डायमेंशंस आएंगे या यूनिट बोल दो, वो न्यूटन मीटर आएंगे। सही बात है ना? अब इसके इसके डायमेंशंस निकालोगे ना तो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी तरह से बच्चों अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क वर्क भी तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। इसकी भी अगर यूनिट निकालोगे तो वो भी न्यूटन मीटर आएगा, डायमेंशन निकालोगे तो बच्चों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ही आएगा। तो टॉर्क और वर्क के डायमेंशन सेम है। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 10 न्यूटन मीटर टॉर्क को 5 न्यूटन मीटर वर्क के साथ जोड़ दो, तो क्या ये कोई सेंस बनेगा कि टॉर्क को तुम वर्क के साथ जोड़ दो? कोई बात है क्या बच्चों? टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिग्निफिकेंस अलग है, वर्क एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग है। तो टॉर्क और वर्क कभी नहीं जुड़ सकते, हालांकि दोनों के डायमेंशन सेम है। टॉर्क बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी, कहीं कहीं से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, तो जोड़ तो सकते ही नहीं है। तो दो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है वो जुड़ भी सकती हैं, नहीं भी जुड़ सकती हैं। जुड़ कैसे सकती हैं? जैसे 5 किलो में 5 किलो जोड़ दो आप, तो दोनों केजी दोनों के डायमेंशन सेम, जुड़ जाएंगे। यहां पे टॉर्क और वर्क के डायमेंशन सेम है लेकिन बच्चों जुड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है। ठीक है, तो चलो इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो। टू क्वांटिटीज, मैं लिखवा देता हूं बेटा, देखो, टू क्वांटिटीज having same dimensions, two quantities having same dimensions, two quantities having same dimensions may or may not be added, may or may not be added. For example, टॉर्क, जो टॉर्क के डायमेंशन लिख लो, वर्क के डायमेंशन लिख लो और बोल दो इन दोनों क्वांटिटीज को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। टॉर्क और वर्क के डायमेंशंस लिख लो और ये लिख दो कि इन दो क्वांटिटीज को ना ही जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, हालांकि इनके डायमेंशंस सेम हैं। ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों ये आई होप तुम सबको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बोल दूं a बराबर b प्लस सी है तो इसका मतलब 100% ए बी सी के डायमेंशन सेम है। लेकिन अगर ए बी सी बी और सी के डायमेंशन सेम है तो मैं उनको हमेशा जोड़ पाऊंगा, ऐसा कहना गलत है। वो जुड़ भी सकते, नहीं भी जुड़ सकते। जैसे यहाँ पे इन दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है लेकिन मैं इनको जोड़ नहीं पाऊंगा। किलोग्राम में किलोग्राम, सेकंड में जोड़ पाऊंगा। जैसे मैं बोल दूं 10 सेकंड में 5 सेकंड, क्या जोड़ सकते हैं? तो हाँ जोड़ सकते हैं, दोनों के डायमेंशन सेम है, जुड़ जाएंगे। यहां पे दोनों के डायमेंशन सेम है, नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो मे और मे नॉट बी एडेड।
ये बच्चों ये बताओ, सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार हाथ उठाओ, कितने बच्चों को समझ में आ गई चीज? हाथ उठाओ। गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक के अंदर एक चैप्टर या बोलो एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, तो ये टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोलिए बेटा। फिर से बोलिए। हाँ, यूनिट भी तो देखो सेम ही है, यूनिट सेम आएंगी तभी डायमेंशन सेम आएंगी, है ना। तो न्यूटन मीटर है, ये भी न्यूटन मीटर है, कहां जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। वर्क भी न्यूटन मीटर है, टॉर्क भी न्यूटन मीटर है, नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो मे और मे नॉट बी एडेड, जुड़ भी सकते हैं। कब जुड़ जाएंगे? जैसे मैं 5 किलो ले लूं, 5 किलो ले लूं, दोनों के डायमेंशन m है, जुड़ जाएंगे। कब नहीं जुड़ पाएंगे? ये देखो सेम एंड यूनिट है, सेम डायमेंशन है, लेकिन नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे यूनिट एंड डायमेंशन। तो एक तो बच्चों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दे और बोले कि आप इसका डायमेंशन बता दो, है ना। वो आपको हीट करंट दे दे, थर्मल करंट दे दे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ भी पूछ देगा और उसके डायमेंशंस लिखने को आपको बोल देगा। पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बच्चों ये बनेंगे, डेराइविंग रिलेशन बिटवीन नोन क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों, पूरा डिस्कशन सुनना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, वो सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले आप कुछ भी मत लिखना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे और कैसे आपको उनको डील करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इट इज नोन दैट टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट टी अराउंड अर्थ डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, मास ऑफ अर्थ m, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट r, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये बच्चों क्लासिकल एग्जांपल है इस वाले टॉपिक का, कि आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी, जैसे इस वाले केस में टाइम पीरियड। अब वो आपको बता देगा किन किन चीजों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है ना। तो उन जिन पे डिपेंड करता है उनको यूज करते हुए आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो कैसे करते बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको लिखे दिखे, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जिस क्वांटिटी की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। फिर जिन जिन पे डिपेंड कर रहा है उनको लिख लो। जैसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, तो मैं इसमें लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। ठीक है, बट जी के कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो बच्चों, आप ए बी सी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो। मैं जैसे मान लो तो एक्स ले लेता हूँ, मास ऑफ अर्थ m। तो बच्चों मास ऑफ अर्थ m, तो मैं इसको m के पावर y ले लेता हूं। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट r, तो r के पावर z ले लेता हूं। तो टाइम पीरियड बच्चों इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में दो क्वांटिटीज होंगी, और अगर थोड़ा सा आपको मुश्किल करना चाहेगा तो तीन क्वांटिटीज, तीन से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स दो क्वांटिटीज या ज्यादा से ज्यादा तीन, दो या तीन बस। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के पावर एक्स, एम के पावर वाई, आर के पावर जेड। तो जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो चीजें लिख ली। अब कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, एम के पावर वाई, आर के पावर जेड। ठीक है, हाँ क्या बेटा? हाँ बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है, बिल्कुल पावर लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इस पे डिपेंड कर रहा है, पर इस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि जी के पावर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एम के पावर वाई, आर के पावर जेड। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, उसकी जगह मैं कुछ कांस्टेंट लिखूंगा। ठीक है, के, जी के पावर एक्स, एम के पावर वाई, आर के पावर जेड। अभी जो बच्चों ये कांस्टेंट लिखा है ना के, ये कोई नंबर होगा, पाई, 2, 3, हाफ, 1/3, 1/4। इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। ठीक है, तो के का डायमेंशन तो होता नहीं है, तो जो भी कांस्टेंट आप लिखोगे इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, उस कांस्टेंट का
कोई डायमेंशन नहीं है बच्चों, क्योंकि एक नंबर होगा, ठीक है, पाई 1/2 1/3 1/4, ठीक है। अब उसके बाद आप ये लिखने के बाद अगला स्टेप होगा बच्चों, आपको एलएचएस की जो क्वांटिटी उसके डायमेंशन लिखने हैं। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? टाइम पीरियड का डायमेंशन आप में से कोई बच्चा बता पाए? टी, बिल्कुल। टाइम पीरियड का डायमेंशन टी। बच्चों टाइम पीरियड कैसे बताते हो? 10 सेकंड, 15 सेकंड। टाइम पीरियड होता है कि ड्यूरेशन जिसमें एक चक्कर पूरा किया गया होगा। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम, तो वो टी लिख दोगे। के डायमेंशन होंगे नहीं, कांस्टेंट है। जी के पावर एक्स। बच्चों जी का कल मैंने डायमेंशन निकाला था, किसी को याद है क्या? जी के डायमेंशंस किसी को याद है? बोल बेटा, यही था क्या? m-1 L3 t-2, यही था क्या? ठीक ठीक। तो अब क्या करा बच्चों, पहले आप जिन पे डिपेंड कर रहे थे वो लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट लिख लिया, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते। फिर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख दो और राइट हैंड साइड में जो जो क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशन लिख दो। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी लिख दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन लिख दिया, और उसके पावर एक्स लिखा हुआ है ना, तो यहां पे भी आप एक्स लिख दो। ये जी के डायमेंशन हो गए, उसके पावर एक्स लिखा था तो एक्स लिख दिया। मास, मास के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों? एम, तो एम के पावर वाई लिख दिया। रेडियस के डायमेंशन क्या होंगे बच्चों? रेडियस के एल, रेडियस मतलब लेंथ होता है ना बेटा, तो लेंथ के पावर, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन होगा। पहले मुझे बताओ यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ बेटा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाथ उठा दो एक बार। ठीक, गुड गुड। आगे देखो बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, सबके पावर आपको अलग अलग लिखने हैं। सबके पावर अलग अलग लिखने हैं मतलब सर देखो, इसको टी तो एज इट इज कॉपी कर दो आप। अब मेरी बच्चों ध्यान से बात सुनना, ये m के पावर -x, ठीक है, आपको मैंने शायद कल भी बताया होगा कि जैसे किसी पावर x के पावर 2 के होल पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाता है x के पावर 6 के। बच्चों ये जानते हो क्या? पावर के पावर जब लिखा हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे x स्क्वायर के पावर 3 लिखा हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बच्चों ये जानते हो सारे? तो m के पावर -1 है, उसके होल के पावर x है, तो m के पावर कितना बन जाएगा बोलो? -x। l के पावर 3 और x लिखा है, तो l के पावर कितना बन जाएगा बोलो? और t के पावर, सही है ना बच्चों? m के पावर y, यहां तो कुछ है नहीं तो m के पावर y रहने दो, और यहां l के पावर z है, ठीक है। तो सबके पावर अलग अलग कर लो। अब जो कॉमन है, जैसे m, यहां पे भी m है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो बच्चों जब बेस सेम होती है, जैसे मैं आपको यहां पे लिखूं, पावर ऐड हो जाती है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जैसे 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 लिख दूं, तो ये बच्चों 2 के पावर 5 बन जाएगा, है ना। जब बेस सेम होंगी तो पावर जुड़ जाएंगी। तो यहां पे m के पावर -x है, m के पावर -x है, और m के पावर y है, तो बताओ यहां पे क्या लिखूं? सही है बच्चों, सही है ना। l के पावर बताओ फिर क्या लिख दूं? 3x प्लस z, ठीक है, पावर जोड़ दिए। t के पावर क्या लिखना चाहिए बोलो बेटा? -2x, क्योंकि और तो कोई t का टर्म है नहीं, ठीक है, तो ये एज इट इज आ गए। और इधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड तो वो आता ही चले जा रहा है। अब देखो बच्चों, कंपेयर करना है अब आपको। यहां तक पहुंच गए, पावर्स के ब्रैकेट ओपन कर दिया, जो कॉमन टर्म्स थे सब साथ साथ लिख दिए। अब अल्टीमेटली आपको कुछ इस टाइप की चीज दिखेगी, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार हाथ उठाओ, सबको समझ में आया यहां तक? हाथ उठाओ जिन बच्चों को समझ में आ गया है। क्या बेटा? क्या, कहां पे, कौन सा पोर्शन? थर्ड लाइन, ये तो देखो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो मैं यही बता रहा था, जैसे 2 के पावर 2 होल पावर 3 लिखा हुआ है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो m के पावर -1 होल पावर x लिखा है, तो -1x से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा। l होल l क्यूब के पावर x लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा। t के पावर -2 होल के पावर x लिखा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही m के पावर y, अब चूंकि यहाँ पे तो m के पावर कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 1 इंटू वाई तो y हो जाएगा। यहाँ पे l का पावर 1 है, तो 1 इंटू z, z हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो कॉमन बेस है, जैसे m है यहाँ पे m, दोनों को क्लब कर लिया, l के पावर है देखो, इन दोनों को क्लब कर लिया, t के पावर है तो उसको एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यार लेफ्ट हैंड साइड में ना केवल t है, मतलब m के पावर कुछ नहीं है, l का पावर कुछ नहीं है, केवल t है, ठीक है। तो t के पावर m है, 1 है, m के पावर में कुछ नहीं है, देखो ना कोई l का टर्म है ना m का टर्म है, तो जब कोई टर्म नहीं रहता तो उसके पावर 0 लिख देते हैं। तो m का पावर 0 है, l का पावर 0 है और t का पावर 1 है, और यहां पे t का पावर -2x है। तो बच्चों अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूं तो जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, -2x, बताओ बच्चा किसके बराबर लिखना चाहिए, -2x बराबर क्या, -2x बराबर क्या, 1। कैसे सर, क्योंकि देखो t के पावर यहाँ -2x है, यहाँ t के पावर 1 है, ठीक है। तो -2x बराबर 1, तभी तो इस साइड के डायमेंशन इस साइड के डायमेंशन के बराबर होंगे, ठीक है। तो -2x बराबर 1, तो -2x बराबर 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, l के, बोलिए, हाँ तो 1/2 ही तो लिखा बेटा, -1/2। 1 2 3 4 5, ये वाला स्टेप बताता हूं। तो t के पावर 1 है ना, तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, तो यहां पे देखो t के पावर क्या है, -2x है, और यहां पे t के पावर 1 है, तो -2x बराबर 1 होगा, -2x बराबर 1, ठीक है। अब कोई पूछा है कि सर ये x बराबर +1/2 होगा, नहीं बेटा +1/2 नहीं होगा, -1/2 होगा। आप ऐसा सोच सकते हो कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2x बराबर -1, तो x बराबर क्या बन जाएगा, -1/2, ठीक है। खैर अब बच्चों बताओ 3x प्लस जेड, यहां l के पावर 3x प्लस जेड है, यहां l के पावर 0 है, मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए बेटा, l के पावर कंपेयर करना, 3x प्लस, सही है क्या बेटा। अब x की वैल्यू देखो -1/2 है, तो मैं x की वैल्यू यहां रख देता हूं -1/2 प्लस z बराबर 0। तो बच्चों यहां से देख रहे हो कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जरा, 3/2 आ जाएगी। जिन लोगों को डाउट है बेटा देखो, -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 होगा, -3/2 राइट हैंड साइड जाएगा तो +3/2 बन जाएगा, समझ आ रही है ना बात। अब बताओ किसको और क्या लिखूं, आखिरी वाला इक्वेशन बोल दो बेटा, आखिरी इक्वेशन, -x प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना बन जाएगा बेटा, x, और x का वैल्यू कितना निकाल रखे हैं ऑलरेडी हम लोग, -1/2 सॉरी, तो x की वैल्यू -1/2। अब बच्चों जो भी हम लोगों ने इमेजिन किया है ना, जो भी एज्यूम किया उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t बराबर कांस्टेंट के g के पावर x, तो g के पावर x कितना, मतलब g के पावर -1/2, m के पावर y, तो m भी बच्चों -1/2, ठीक है, और r के पावर z, z कितना है देखो +3/2, ठीक है। तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन बनेगा बच्चों, ये टाइम पीरियड का रिलेशन बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों तुम सब बच्चों को समझ में आया होगा, ये बनेगा टाइम का रिलेशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज रहेगी कि सर कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट बच्चों हमको एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कांस्टेंट नहीं बता सकते, ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, आगे चल के मैं आपको ड्रॉबैक बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। चलो सारे बच्चे कॉपी मत करो, समझ आ गया है तो खुद से सॉल्व करो, खुद से लिखो, और हो जाए तो मुझे बता देना कि सर कंप्लीट हो गया है, फिर सवाल करेंगे इस पे एक सॉल्व। हाँ बेटा बोलिए, नहीं
नहीं नहीं, किसी का नहीं, दोनों का नहीं होता बेटा, दोनों डायमेंशनलेस है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो भी नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि रेडियस स्क्वायर सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर होगा, रेडियस का स्क्वायर वो भी मीटर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा ना, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। हाँ बोलिए, बोलिए। जिन जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ डिपेंड्स ऑन जी एम एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम आर। अब जी के किस तरह से डिपेंड करता हमें नहीं पता, तो हमने जी के पावर एक्स मान लिया। मास ऑफ अर्थ पे किस तरह से डिपेंड करता हमें नहीं पता, तो एम के पावर वाई मान लिया। सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करता हमें नहीं पता, तो आर के पावर जेड मान लिया। बच्चों कोशिश करो कि बोर्ड की मदद ना लो, खुद से सॉल्व कर लो, जहां पे दिक्कत आती है वहां पे बोर्ड की मदद ले लेना। ओके, ओके। हम्म, बच्चों करें अगला सवाल। ठीक है, ठीक। सेम स्टेप बच्चों आपको फॉलो करने हैं, कोई भी नई चीज या कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना है, जिन जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है उसके हाँ बोलिए बेटा। जी जी, कोई भी नंबर रहेंगे वो डायमेंशनलेस रहेंगे, सही है। चलो तो बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोग को एक सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसे बोला गया काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, फाइंड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, फॉर्मूला, उसके बाद भी आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, प्रूव करना है। जैसे इसमें देखो बच्चों, दो ही क्वांटिटी बोला है, मास और वेलोसिटी, तो आप इसको ऐसे लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर एक्स, वेलोसिटी के पावर वाई, ठीक है, ऐसा। चलो सॉल्व करो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, मास के डायमेंशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर। बच्चों सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इसको भाई, कोई बैठेगा नहीं, 1 मिनट लीजिए, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको।
एक्सप्लेन कर दूं क्या बच्चों, या समय चाहिए अभी? ओके बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाना, तो कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? गुड गुड, काफी सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। बच्चे जो कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी करिए, 10 सेकंड्स हैं, 10-15 सेकंड, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो बच्चों पहला स्टेप मुझे क्या लिखना चाहिए, कोई मेरी मदद करेगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, कांस्टेंट लिखेंगे m के पावर x v के पावर y। सही है बेटा यहां तक? उसके बाद अगला स्टेप क्या करना चाहिए? तो क्या आप लोगों ने बच्चों काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन के बराबर ही लिखे हैं? सही लिखा है बेटा ये? कांस्टेंट के डायमेंशन होंगे नहीं, मास तो m होगा, m के पावर x, और ये बचा v के पावर y। सही है? अब इसको बच्चों आप अलग अलग कर लो, तो ये m के पावर x हो गया, l के पावर y हो गया, t के पावर। अब क्या करना चाहिए बच्चों, अगला स्टेप बता दो। कंपेयर कर लेंगे, तो x बराबर क्या होगा कंपेयर करने पे बताओ? क्योंकि m के पावर 1 है, यहां m के पावर x है, तो x बराबर 1, y बराबर, और बच्चों यहां पे माइनस y बराबर, तो बच्चों यहां पे y की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है ना? दो तरीके से 2 आई है, दोनों सेम आ गई है ना? तो अब जो फॉर्मूला बनेगा मेरा बच्चों, वो लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी बराबर कुछ कांस्टेंट m के पावर x 1 और v के पावर 2। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा, और तुम चूंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो, k की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाफ, है ना? तो 1/2 mv²। कितने बच्चों ने कहा सही था, एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था बच्चों? एक बार हाथ उठा दो, कितने बच्चों ने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था, हाथ उठाओ। जिन बच्चों का गड़बड़ हुआ था कोई बात नहीं बच्चों, एक और सवाल, इस बार गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल। इसमें बिल्कुल मैं आपकी मदद नहीं करूंगा बच्चों, आप शुरू से स्क्रैच से आप ही लोगों को सॉल्व करना है इसको। ओके, गुड गुड गुड, ओके बच्चों थोड़ी देर और वेट करते हैं, दूसरे बच्चे भी कर लें, फिर डिस्कशन करते हैं। बच्चों एक बार हाथ उठाना, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाना प्लीज। ठीक,
चलो बच्चों, जो सॉल्व कर रहे हैं एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है बच्चों। बोला गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यू, डिपेंड्स ऑन मास, बट कैसे मास पे डिपेंड करता है हमें नहीं पता, तो m के पावर x मान लेंगे। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g पे कैसे डिपेंड करता है हमें नहीं पता, तो g के पावर y मान लेंगे। और हाइट पे भी डिपेंड करता है, पर कैसे डिपेंड करता है हमें नहीं पता, तो h के पावर z मान लेंगे। ठीक है, तो जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उनके आप मान लो x y z। उसके बाद बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। u की वैल्यू रख देंगे बच्चों, चूंकि ये भी एक एनर्जी ही है, तो ml स्क्वायर t माइनस 2, m के पावर x। बच्चों एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन क्या होंगे? lt माइनस 2। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी एक एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हमेशा lt माइनस 2 ही होंगे, भले ही वो ग्रेविटी से प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिक फोर्स से प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है। तो lt माइनस 2 के पावर y। बच्चों हाइट के डायमेंशन क्या रखोगे? l, तो l के पावर z। अब उसके बाद बच्चों क्या करोगे, सारे पावर्स एक साथ लिख लो, तो m के पावर x, और कहीं तो m का टर्म है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। l के पावर क्या बन जाएगा बताओ? y प्लस z, तो l के पावर y प्लस z। और बच्चे t के पावर क्या बचेगा? अब कंपेयर कर दो, तो यहां पे देखो m के पावर 1 है, तो बताओ बेटा क्या होगा? ठीक है, आगे देखो, y प्लस जेड बराबर, y प्लस जेड बराबर 2। और बेटा देखो माइनस 2y बराबर, तो बेटा यहां से देखो y की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, y बराबर 1 यहां पे रख दोगे तो z बराबर कितना आ जाएगा, है ना बेटा? यहां पे रखोगे तो 1 प्लस जेड बराबर 2, तो z बराबर 2 माइनस 1 1। तो बच्चों x y और z तीनों 1 आ जाएंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो k टाइम्स m के पावर 1, g के पावर 1, h के पावर 1 ये बनेगा। और तुम सारे बच्चे जानते हो k यहाँ पे कितना होता है बेटा? 1। कितने बच्चों ने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था, हाथ उठाओ। कितने बच्चों ने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था, हाथ उठाओ। गुड। बच्चों जिनका गड़बड़ हो गया था समझ में तो आया होगा होपफुली, क्लियर है क्या तुम लोग को ये? एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे, एक और क्वेश्चन देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिनका हो जाए वो बता देना हो गया। ओके ओके बच्चों, इसको हो सकता है तुम लोग को इसको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता हो, बट तुम लोग उसको मत यूज करना, तुम लोग अपना प्रॉपर बेसिक मेथड से जैसे जाते हैं ना वैसे ही जाना। ओके ओके कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों, एक बार हाथ उठाना तो। गुड गुड बच्चों थोड़ी देर और वेट करते हैं। गुड
चलो बच्चों मैं समझाता हूं, काफी सारे बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, एक सेकंड बस देख लो इधर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे बच्चों, किन पे डिपेंड कर रहा है, मास के पावर x, वेलोसिटी के पावर y, और फिर बेटा z। सही है ना ये। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। चलो फोर्स के डायमेंशन कितने लिख दूं बेटा, बोलो, mlt -2। मास के डायमेंशन बेटा m के पावर x, वेलोसिटी के डायमेंशन y, रेडियस के डायमेंशन l के पावर z। अब बच्चे देखो m तो यहां और किसी टर्म में है नहीं, तो m तो एज इट इज रहेगा, m के पावर x, l के पावर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, l के पावर y इंटू l के पावर z, तो बेटा ये मल्टीप्लाई होके y प्लस z हो जाएगा, और t के पावर कितना हो जाएगा बोलो बेटा। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो बोलो x बराबर, क्योंकि m के पावर x और यहां m के पावर 1, y प्लस z बराबर 1, y प्लस z बराबर देखो l के पावर 1, और बोलो बेटा माइनस वाई बराबर -2, तो बेटा यहां से y बराबर 2 आ जाएगा। अगर y बराबर 2 मैं इसमें रख दूंगा तो 2 प्लस z बराबर 1, तो z की वैल्यू -1, ठीक है। और x तो 1 है ही हमारे पास, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f बराबर कुछ कांस्टेंट m के पावर x, x की वैल्यू 1 है बेटा, v के पावर y, y क्या है बेटा देखो 2 है ना, y बराबर 2 है, और r के पावर कितना है बेटा देखो -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा mv²/r। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, एक बार हाथ उठाना, कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक और कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां तक तो सबको समझ में आया ना कि अगर किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी है उनको सबको लिख लो, है ना, और फिर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखो, राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिखो, फिर कंपेयर करो, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया है, बोलो क्लियर है यहां तक। हाँ बोलिए बेटा। अरे फिर से मतलब पूरा बताएं फिर से, ये वाली देखो, यहां m के पावर 1 है ना, और यहां m के पावर x है, तो दोनों को कंपेयर करो तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, यहाँ l के पावर 1 है और यहाँ l के पावर y प्लस z है, तो y प्लस z बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों l के पावर है। यहाँ t के पावर -y है, t के पावर -2 है, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो -y बराबर -2 आएगा, तो y बराबर 2, y की वैल्यू 2 मिली, इसमें रखा, z की वैल्यू -1 आई, और x बराबर 1 तो यहां से निकाल लिया था, तीनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलो अब बच्चों थोड़ा सा एक और मैं आप लोग को समझाता हूं। ये जो डिस्कशन है पूरा बिल्कुल पिछला कॉन्सेप्ट ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कंसीडर, देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन का कुछ ऐसा रहेगा, कंसीडर फोर्स एंड एक्सेलरेशन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको बोलेगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर कर लो। कंसीडर फोर्स एंड एक्सेलरेशन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड derive or tell dimensions of mass। मैं इसका मीनिंग आपको बच्चों समझाता हूं, फिर ये भी बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते ना। तो इन्होंने बोला है कि आप फोर्स और एक्सेलरेशन को ना फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, और फिर मुझे मास के डायमेंशंस बता दो। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के डायमेंशन तो m होते हैं ना, बट वो m नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि m तो तब होते हैं जब आप मास को फंडामेंटल मानते हो, तो कह रहा है मास को फंडामेंटल नहीं मानना है। अब आपको फंडामेंटल मानना है फोर्स और एक्सेलरेशन को, और मास के डायमेंशंस बताने हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, सबको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है,
अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी सीखो, बिल्कुल वैसा ही। तो आपको टेल डायमेंशंस ऑफ मास, ठीक है, या कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिराइव मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो स्टेटमेंट वही रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें मास के डायमेंशंस निकालने हैं ना, और किसके टर्म्स में निकालने हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो अब इसमें आप क्या लिखो, मास, क्योंकि मास के डायमेंशन निकालने हैं, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के पावर एक्स और एक्सेलरेशन के पावर वाई। समझ में आया बेटा आपको? उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, मास के डायमेंशंस एज इट इज लिख दोगे, ठीक है, फोर्स के डायमेंशंस mlt -2 के पावर x, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या लिख दोगे बेटा, बोलो, -2 के पावर y। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, बोलो बेटा, m के पावर कंपेयर कर लोगे, है ना, मतलब m के पावर क्लब कर लोगे, है ना, ऐसा लिख दोगे कि m के पावर x है, और l के पावर क्या लिखोगे, बोलो बेटा, x प्लस वाई लिख देंगे ना, और फिर t के पावर कितना लिखेंगे, बोलो, -2x और -2y, है ना, तो -2x प्लस -2y, तो बच्चों -2x -2y बन जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप तुम सारे जानते हो, इसको कंपेयर कर लेंगे, इधर कंपेयर कर लेंगे और इधर कंपेयर कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसको फाइनल करूं तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1, और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे l के कोई है क्या, तुमको दिख रहा है क्या l का टर्म, नहीं, तो x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। तो बच्चा अगर x प्लस वाई बराबर 0, x की वैल्यू यहां रख देता हूं, 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब दोनों तुम्हारे x और y आ गए, तो मुझे अगर मास लिखना है ना इन टर्म्स ऑफ f एंड a, तो होगा बच्चों देखो, f के पावर x, तो f, और a के पावर y, मतलब a के पावर -1, ठीक है। ये मास के डायमेंशन हो जाएंगे अगर फोर्स और एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया तो बच्चों अगर तुम देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पहले कर रखा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन लू क्या, इस कॉन्सेप्ट पे कर पाओगे, पक्का बच्चों, कर लोगे, ठीक, करो सॉल्व फिर। बच्चों कुछ बच्चों ने हो सकता है आप में से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया होगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि बच्चों आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जब आप पेपर दे रहे होगे तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही चलना है। जिनका कंप्लीट हो जाए वो बता देना। डन हुआ, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग करिए सॉल्व बच्चों, समय है अभी, आराम से करिए सॉल्व। ओके, 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 ओके। बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाओगे क्या जिन्होंने कंप्लीट, अच्छा अच्छा, काफी सारे बच्चों ने कर लिया, गुड। किसी बच्चे को समय चाहिए और सॉल्व करने के लिए, ठीक है, चलो मैं समझाता हूं बच्चों, और अगर तुम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया है तो बता देना। इसका हालांकि दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, पर मैं बेसिक वाला मेथड आपको रिकमेंड करूंगा। कह रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम
फंडामेंटल यूनिट मान लिए जाएं तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा? तो जिनको जिनको फंडामेंटल माना है बेटा, आप उनको बोल दो कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के पावर एक्स, वेलोसिटी के पावर वाई और टाइम के पावर जेड। ठीक है, तो अब फोर्स लिखोगे तो होगा बेटा mlt माइनस टू के पावर एक्स, lt माइनस वन वेलोसिटी के पावर वाई। अच्छा, वॉइस बहुत लो है क्या? अभी आ रही है सही? ठीक, तो वेलोसिटी lt माइनस वन के पावर वाई और t के पावर z। ठीक है, चलो बेटा, तो m के पावर तो केवल x बचेगा, l के पावर बताओ कितना बचेगा, मदद करो भैया। l के पावर x प्लस वाई, वेरी गुड। t के पावर कितना लिख दें बेटा? माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। सही है? बोलिए बोलिए बोलिए। आएगा आएगा बेटा, वो तो कांस्टेंट लिखते हैं ना, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, मतलब के आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने लिखा नहीं है, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ठीक है, ठीक। तो अब बच्चों बताओ मुझे, अगली लाइन बताओ, अब क्या करूं बच्चों मैं? यहां तक तो ठीक है, हाँ बोलिए। कंपेयर करना है तो देखो, ये तो मास है बेटा, मास के डायमेंशन तो m होंगे, पावर कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बताओ, और बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे l का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, और x की वैल्यू बच्चों 1 रखूंगा तो y बराबर माइनस वन आ जाएगा ना। और आगे ये बोलो, इसके बराबर क्या कर दूंगा, बोलो। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा 1 है, रख दिया 1, y की वैल्यू बेटा माइनस वन है, रख दिया माइनस वन। तो बेटा ये कितना बचेगा? 2 माइनस टू प्लस वन, तो क्या बेटा z बराबर 1 बच जाएगा। सही है, तो देखो m के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? m बराबर f के पावर x, f के पावर x, p के पावर माइनस वन और z के पावर p के पावर 1। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा, एफ वी माइनस वन टी। बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चों ने निकाल लिया था सही? एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? एक और प्रैक्टिस करोगे, एक और इसी पे? ठीक है। नो, अरे नहीं करना पड़ेगा बाबा, ऐसे कैसे? वो तो मैं ऐसे पूछ लेता हूं तुम लोगों से कि तुम लोग को लगे कि तुम लोग की चलती है, बाकी कराऊंगा तो है ही प्रैक्टिस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बेटा। क्या, कौन सा हिस्सा नहीं समझ में आया आपको उसमें? नहीं नहीं, बताइए, मुझे क्वेश्चन याद है, उसमें क्या आप नहीं समझ, आप लिखे होंगे उसको। सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है क्या आपको? ठीक है चलो, इस सवाल के बाद फिर से समझा दूंगा, चलेगा? ओके बच्चों, हो सकता है एक बार फिर से आपने पहले क्वेश्चन देखा हो, सॉल्व किया हो, डायरेक्ट नहीं करना है, पूरा प्रॉपर मेथड। अरे यार मैं बता देता हूँ, सरफेस टेंशन में बता देता हूँ बेटा। देखो, सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू। डायमेंशन बता दी ना बेटा तुमको, फोर्स अपॉन लेंथ। गुड, ओके ओके
ठीक है, ठीक है। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठाना तो, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? ठीक है, अभी रुकेंगे बच्चों, है ना, 10-15 सेकंड और रुकेंगे। आप लोग समय लो, जो सॉल्व कर रहे हैं समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। गुड, गुड, गुड। ठीक है बच्चों, अभी कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाना तो, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, और बेसिक स्टेप आई होप आप सबने फॉलो किए होंगे, है ना। देखो, तो कैसे लिखना है बेटा, जैसे एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन के डायमेंशन बताने हैं, तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे बच्चों, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के पावर x, ठीक है, और वेलोसिटी के पावर y, और टाइम के पावर z, ठीक है। और मैं ये समझ लो बच्चों, कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन हो गए mt-2। एनर्जी के डायमेंशन बच्चों तुम लोग बताओगे क्या थोड़ा सा? ml² t-2, बिल्कुल, ml2 t-2, बिल्कुल, के पावर x। वेलोसिटी के बेटा lt-1 के पावर y। t के बेटा tz, बिल्कुल। अब m के पावर कलेक्ट कर लो, तो m के पावर तो केवल एक ही है, x है, और l के पावर क्या है बोलो बेटा? 2x प्लस y, सही है क्या? t के पावर बताओ बेटा, t के पावर सही है क्या ये? ठीक है, अब बच्चों कंपेयर करना है, मुझे बताओ x बराबर क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 0, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 रखूंगा, तो ये 2 प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, ठीक है। आगे बताओ बच्चे क्या करना चाहिए फिर? ये बच्चों -2 के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये t के पावर में इतना सब कुछ है ना, और इधर t के पावर में कितना है? -2, तो -2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर -2। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, x की वैल्यू 1 है तो रख दो 1, तो -2 इंटू 1 -2, y की वैल्यू बेटा -2 है, प्लस जेड बराबर -2। ये बच्चों देखो, +2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, z बराबर -2 आ जाएगा। तो अगर मैं डायमेंशंस लिखना चाहूं सरफेस टेंशन के, तो देखो कुछ ऐसे आएंगे, e के पावर x, x बराबर है 1, तो e के पावर 1, v के पावर -2, और t के पावर, कोई मैच कर रहा है क्या बेटा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। कितने बच्चों ने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था, हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोग को? तो दो तरीके के सवाल बनेंगे। एक तो बोलेगा कि क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालो, जो मैंने पहले आपको सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कराए थे वो। दूसरी कैटेगरी होगा कि बोल देगा कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानो और इस क्वांटिटी के डायमेंशन बताओ। तो करने का तरीका बच्चों सेम है, ठीक है। चल, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मुझे बता दिया करिए, रुकेंगे। चलिए बेटा, जिनको किसी ने शायद देवरिया से या कहीं से पूछा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, तो बेटा इसी टाइप का कैलकुलेशन है, डिट्टो सेम, अभी हो जाएगा पिछला वाला। ठीक। हम्म, बोलिए बेटा, बोलिए, कौन सा? ये
तो इसमें आपको क्या क्या नहीं समझ में आया बच्चे? x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और ये 2x प्लस वाई है, देखो यहाँ पे l की पावर, यहाँ का l पावर कुछ है ही नहीं, तो देखो 2x प्लस वाई बराबर 0 कर दिया, सही है। और देखो यहाँ t के पावर -2 है, और ये t के पावर ये पूरी चीज लिखे, तो देखो ये पूरी चीज बराबर -2 कर दिया, सही है। अब ये करने के बाद अब x y z निकालना है, तो x बराबर 1 हमारे पास था, और l के पावर कंपेयर करने पे ये मिला, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी, तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर -2। फिर ये बराबर -2 है ना, तो देखो x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 देखो, -2 इंटू 1 -2, y की वैल्यू -2, तो देखो जहां पे y था उसी जगह -2 रख दिया, और z बराबर -2, तो देखो बेटा ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +2 और -2 0, z बराबर -2, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक। चलो जाने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, 1 मिनट बाकी है अभी, थोड़ा सा मुझे बता लेने दो, बस रिवीजन करा लेने दो, क्या मैंने आज आप लोग को समझाया है, क्या बेटा? डीपीपी का देखो यार, अभी मैंने, मेरी बात नहीं हो पाई है उनसे, मैंने मैसेज किया है, होपफुली आ जाएगी बच्चे, है ना, ठीक है। तो रिवीजन बताओ बच्चों, मैंने आपको आज 2 एप्लीकेशन बताए हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन बताए हैं, नाम बताइए। होमोजेनिटी और, हाँ, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये 2 चीजें बच्चों मैंने आपको हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। मॉड्यूल अभी, रुक जाइए बेटा, अभी कुछ बच्चों को शायद, अच्छा मॉड्यूल का एक्सेस मिल गया है क्या? नहीं, ठीक, अच्छा कुछ बच्चों को मिल गया, कुछ को नहीं मिला है, तो जिस दिन बच्चों कुछ एक आध क्लासेस और रुक जाते हैं, ठीक है ठीक है, फिर मैं होमवर्क देना शुरू कर दूंगा, अभी थोड़ा बैच आपका स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा, मैं अभी बात कर लेता हूँ, और कोशिश करते हैं कि आपको आज ही अवेलेबल हो जाए, जैसे ही अवेलेबल होगा आप मुझे बता देना, अगली क्लास से मैं होमवर्क देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और डायमेंशनल एनालिसिस के ड्रॉबैक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद है बच्चे आप सभी को, थैंक यू।